नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से उसी कड़ी का अगले वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है तो इसका नाम है वैकल्पिक ऊर्जा। तो इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर फैक्ट अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में, तो वो उन सारे के सारे फैक्टों का आज हम लोग रिविज़न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसने स्टार्ट की थी। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब? 2014 से 2024 तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध है जिससे वो कौन सी चीज़ है? सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है किसकी? उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है तो कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारीय पन बिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन ये किसके उदाहरण हैं? ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण। कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा को कौन सी है? सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहहार कौन सा है? सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास तथा मिट्टी के तेल में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो बायोमास जो है नवीकरणीय स्रोत है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता कौन सी है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है कौन सी? सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन सा है इनमें से? तो सौर सेल जो है सबसे पर्यावरणीय अनुकूल है। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो कौन सा? यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? सूर्य। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है कौन सी? नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठित किया गया था राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड गठित किया गया था 2003 में। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऊर्जा संकट से तात्पर्य क्या है? देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन जब समाप्त होने का जो खतरा है इसको ऊर्जा संकट से इसका जो तात्पर्य है वो ऊर्जा संकट से है। कोयला, खनिज तेल एवं गैस तथा जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है जल विद्युत। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक है तो कौन सा है? सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कथन सत्य हैं कौन से? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो ये सारे कथन जैव ईंधन से संबंधित हैं जो कि सत्य है। बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा जो है एक बायोडीजल की फसल है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? हरित ईंधन के रूप में। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्डवीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसमें कौन शामिल होता है? हरित ईंधन स्रोत। हरित ईंधन स्रोत में ये प्रयुक्त होता है। भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम। जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल बनाने के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल किया जाना है वे कौन कौन से हैं? वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण,
वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति हो गई और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण इसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो कौन सा गठबंधन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। गुरुग्राम हरियाणा में जो है ISA का सचिवालय स्थित है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में ही रूपांतरित है, तो इसको बोलते हैं बायोमास गैसीकरण। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के दारणीय है, जिसको सस्टेनेबल भी बोला जाता है, हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो नारियल आवरण हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया और धान की भूसी का उपयोग जो है जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल का आवरण हो गया, मूंगफली के छिलके हो गए तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है। तो किसकी जगह पर? डीजल की जगह पर। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से क्या पाई जाती है? सौर ऊर्जा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसका रीज़न ठीक नहीं है, तो स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी, तो कोयले में सल्फर की उपस्थिति जो है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो है उत्तरदायी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय यानी कि सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। क्यों समझी जाती हैं? क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करके कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। और क्या होता है कि ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देती हैं। कौन? सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं हैं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। किसके लिए? आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए और लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति के लिए और जो है सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, तो इनके लिए जो है सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा, जिसको करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो क्योंकि ये जो है भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है और पोंगामिया पिनाटा के बीजों में जो है लिपिड अंश जो है बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा जो है वो ओलेइक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते। कहाँ पर? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में। पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, तो वो कौन सी बोली जाती है? भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय हो गई, खंबात की खाड़ी और सोनाटा। हाँ, तो इसको सोनाटा बोलते हैं क्योंकि सोन नर्मदा तापी का जो क्षेत्र है इसको सोनाटा बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और कहाँ? पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में भी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, तो जो खनिज होते हैं तो वो समाप्त होने वाले पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं, जिनका उपयोग होने के बाद में वो दोबारा जो है नहीं उत्पन्न होंगे। सौर ऊर्जा जो है कभी समाप्त नहीं होने वाली है, यानी कि असमाप्त होने योग्य। बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है कहीं ना कहीं। वन अपरोपण से क्या होता है कि ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वर्षा अधिक होगी। जैव मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व क्या है? तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जो होता है वो जीवाश्मी ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। और क्या है कि
बायो एसफॉल्ट जो है वो जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता है। बायो एसफॉल्ट से सड़क की ऊपरी सतह बिछाना, ऊपरी जो सड़क होती है उसकी ऊपरी जो सतह होती है उस पर बिछाना जो है पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल होता है। बायो एसफॉल्ट और डामर हो गया, डामर का विकल्प है। बायो एसफॉल्ट क्या है, जो रोड पे जो डामर होता है तो उसका एक विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों के द्वारा किया जाता है, तो गैर पेट्रोलियम आधारित होता है ये बायो एसफॉल्ट। अगला जो हमारा चैप्टर है प्रदूषण, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए देख लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है तो इसमें प्रदूषण का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज इसका आधा हम लोग देख लेते हैं भाग प्रदूषण से। तो चलिए शुरू करते हैं कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिकों, समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। हाँ, किसके लिए? वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। CCAC केंद्रित है, तो CCAC क्या है? अब ये है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन, इसको बोलते हैं CCAC केंद्र। ये किसके लिए केंद्रित है? मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोफॉर्म को कम करने के लिए ये केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया था कब? वर्ष 2019 में। मैचिंग का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लिपस्टिक जो है इसमें क्या प्रयुक्त होता है? सीसा। शीतल पेय में क्या प्रयुक्त होता है? ब्रोमीनित वनस्पति तेल। और चाइनीज फास्ट फूड में जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आगे देखते हैं कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? जैवोपचारण, यानी कि बायो रेमीडिएशन इसको कहा जाता है। जैवोपचार के लिए विशेषता अविकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। मानव जो पर्यावरण प्रदूषित करता है तो वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। और वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। धुआं, जिसको स्मॉग बोलते हैं, आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक होता है? तो इसमें मिला होता है नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक कौन सा होता है? पैराक्सी एसीटाइल होता है, नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PAN भी बोलते हैं, पैन। स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में से वह जो द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन सा है? स्मॉग। पारा हो गया, प्लास्टिक एज, एस्बेस्टॉस हो गया तथा वाहित मल में वह जो जैव विघटित प्रदूषित है, तो कौन, उसको क्या बोलते हैं? वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है? तो इनसे क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। बेंजीन प्रदूषण के कारण या फिर कारक क्या हैं? तो किस किस से बेंजीन प्रदूषण फैलता है? तो स्वचालित वाहन के द्वारा निष्कासित जो पदार्थ होते हैं, या लकड़ी हम लोग जलाते हैं, या तंबाकू का धुआं हो गया, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग हो गया, और पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग, तो इससे जो है कहीं ना कहीं बेंजीन प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, देखिए, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। तो वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार हो गया, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें हो गई जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि, इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक स्रोत की श्रेणी में आती हैं। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस तथा पॉलीथीन में से वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं, तो कौन सा है इसमें? सीवेज। प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरा शब्द मिलकर बना है, स्मॉग और फॉग के मिलने से बनता है स्मॉग।
जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियाँ तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है किसका? रासायनिक धूम्र कोहरे का, यानी कि स्मॉग का। नाइट्रोजन की ऑक्साइड और ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल जो है नाइट्रेट से क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया तथा पैन के बीच जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनते हैं। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन जिसको बोलते हैं। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं। तो कौन सी क्रिया है कि सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? ये भूरे रंग की तीखी गैस है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके क्या बना लेती है? ओजोन यानी कि O3। पैराक्सिल जो है मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर क्या बना लेते हैं? या फिर ये पैन बना लेते हैं। देखिए यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया था और आपको पहचानना था ये किसके बारे में चर्चा की गई। तो यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमताएं एवं पौधों का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। इस एंजाइम प्रणाली को प्रभावित करता है कौन? पैन। तो इसमें पैन की चर्चा की गई थी। मनुष्यों की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन एवं उत्तेजना पैदा करता है। तो कौन? पैन पैदा करता है। पैन तथा O3 यानी कि ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं और वायु में मिलकर पैन तथा ओजोन धुंध बना लेती है। अधिक धूम्र कोहरे यानी कि स्मोक के कारण क्या घट जाता है? तो दृश्यता घट जाती है, कि हमें जो है वस्तुएं दिखनी कम हो जाती हैं। भारी ट्रक यातायात निर्वाचन सभाएं जो होती हैं, पॉप संगीत हो गए, जेट उड़ान में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण, इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन ध्वनि प्रदूषण करता है? तो जेट उड़ान जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई कौन सी है? डेसिबल। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं किसमें? ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? सोनिक बूम इसको कहा जाता है। सोनिक बूम व्यक्त किया जाता है किसमें? मैक यूनिट में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं तो मैक 1 कहते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। तो किसके लिए एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ये जो है एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है? CO2 में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। PAN यानी कि पैन हो गया, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में से एक द्वितीयक प्रदूषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इनमें जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली शुभारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा? वो दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की जो सरसराहट होती है तो उसका डेसिबल में स्तर कितना होता है? 20 डेसिबल। बात करें कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक जो है वो सीधे डायरेक्ट वायु में मिलते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक। पैन, ओजोन तथा स्मोग है तो ये कौन किसके एग्जाम्पल हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? तो ये जो है सारे के सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं।
अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस गैस के स्टेटमेंट दिया गया था और गैस के बारे में पूछा गया था कि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। तो किस गैस की चर्चा हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो लेड प्रदूषित करती है। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? लेड को। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल यानी कि IQ लेवल को घटाता है, तथा वयस्क जो होते हैं उनके हृदय एवं श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो कौन करता है? लेड। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता, तो कौन सी वो गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो किसकी बात हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखिए, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं के से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेज़ी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। तो ये किस गैस के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं कौन से? आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतया प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से उत्पन्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बेडरॉक बोलते हैं। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको कौन सी बीमारी होती है? उनको हो जाती है ब्लैक फुट। वर्ष 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.01 से लेकर 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है किसका? आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है और इससे प्रभावित हो रही है क्या? समूची खाद्य श्रृंखला जो है इससे प्रभावित हो रही है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, ये सभी होता है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं की आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो किसके द्वारा होता है? उर्वरक के द्वारा। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं किसको? सुपोषण को। बात करें सुपोषण के संदर्भ में सही कथन देख लेते हैं कौन कौन से। यह जल निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की एक घटना के रूप में इसको जाना जाता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला देखते हैं कि अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं किस पर? भूमि के जीवों पर। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा के उद्योग से। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। कौन सा? चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5-6 से कम हो, तो कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्ल वर्षा, जिसका pH मान 5 एवं 6 से कम है। बात करते हैं कि वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः जो है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। तो पृथ्वी पर क्या हो जाता है? तो अम्ल का जमाव इसके द्वारा हो जाता है। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है किसके रूप में? शुष्क के रूप में, यानी कि सूखी वस्तु के रूप में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होता है क्या? शुष्क जमाव वहाँ पर ज़्यादा होता है।
इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कूड़ा कचरे को जलाने के लिए। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अम्ल के निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और जो है ओस तथा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो ये क्या कहलाती है? तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है किसके द्वारा? हेलसिंकी प्रोटोकॉल, जो कि 1985 में लागू किया गया था। इसके तहत मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित जो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा किसको क्षति पहुंचा रही है? ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए भारत सरकार क्या विकसित किया है? ताज ट्रेपेजियम जो है विकसित किया गया है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर क्या हो जाता है? पत्थर जो है छत विछत हो जाता है। तो हम लोगों ने जो है आज का वीडियो जो हमारा है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो प्रदूषण का जो इसके जो वन लाइनर फैक्ट थे तो आधे आज हम लोगों ने देख लिए, तो आधे जो है आने वाले वीडियो में मैं इसको कवर कराऊंगा, तब हमारा पूरा जो है प्रदूषण वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पॉइंटर व बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको स्टार्टिंग से देख सकते हैं और इसी तरीके के अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।